अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब लोग अपने लेक्चर्स तैयार कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर्स आपको समझ आ गए होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आज का हमारा टॉपिक है मॉडलिंग विद ज़ीरो वन और बाइनरी वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ज़ीरो वन वेरिएबल्स की आज हम बात करेंगे। ज़ीरो वन को हम येस नो भी कह सकती हैं, सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन की बात भी हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम में हम इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कोई चॉइस करनी हो, सिलेक्शन करनी हो, कुछ चीज़ ऑप्शन हो, उनमें से कुछ चीज़ें आपने चूज़ करनी हो और कुछ को ड्रॉप करना हो, तो वहाँ पर हम इसको ज़ीरो वन प्रोग्रामिंग को हम यूज़ करेंगे। जिस चीज़ को हमने सेलेक्ट करना होगा, जिसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसे उसकी वैल्यू वन होगी या उसे वन असाइन कर देंगे, और जिसकी वैल्यू ज़ीरो होगी इट मीन्स आपने उसको ड्रॉप कर दिया, उसे सेलेक्ट नहीं किया है। इसके अंदर हमारे पास जो आमतौर पे हम जो हायरिंग है, एम्प्लॉयज़ हायरिंग या टास्क असाइनमेंट कह लें, उसके बाद कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल स्टेट उसमें आ जाती हैं, कैपिटल बजटिंग आ जाती है इसके अंदर। फाइनेंस से रिलेटेड आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ में, कुछ ऑप्शंस में, तो वहाँ पे कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किन अपॉर्चुनिटीज़ में, और कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए फिजिबल नहीं है, उसको ड्रॉप करना है आपने। तो ये इस तरह के इसके एप्लीकेशंस हम जहाँ पे इसको ज़ीरो वन को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं हम। ये एक केमिकल कंपनी है जो कि 3 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाह रही है। पहला प्रोजेक्ट है जी कैटालिटिक कन्वर्टर का, जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 25,000 है। ये प्रोजेक्ट 2 साल का प्रोजेक्ट है। पहले साल के लिए इसके जो फाइनेंसेस रिक्वायर्ड होंगे, फंड्स रिक्वायर्ड होंगे, वो 8,000 है। सेकेंड ईयर में इस प्रोजेक्ट के लिए 7,000 के फंड्स रिक्वायर्ड होंगे। सेकेंड प्रोजेक्ट है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर की नेट प्रेजेंट वैल्यू है 18,000, जबकि इस प्रोजेक्ट के लिए ईयर वन में जो फाइनेंसेस रिक्वायर्ड हैं वो हैं जी 6,000। ईयर टू के अंदर इसके लिए 4,000 के फंड्स रिक्वायर्ड हैं। तीसरा प्रोजेक्ट है वेयर हाउस एक्सपेंशन का, जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 32,000 है। ईयर वन में इसको फंड करने के लिए 12,000 के फंड्स रिक्वायर्ड हैं, और ईयर टू में इसको कंप्लीट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को 8,000 के फंड्स रिक्वायर्ड हैं। स्टूडेंट्स, कंपनी के पास यहाँ पे ईयर वन में टोटल फंडिंग के लिए, फाइनेंस करने के लिए उसके पास 20,000 के फंड्स अवेलेबल हैं, जबकि ईयर टू के अंदर उसके पास सिर्फ 16,000 के फंड्स अवेलेबल हैं। जबकि अगर हम तीनों प्रोजेक्ट्स के टोटल फंड जो ईयर वन में रिक्वायर्ड है उनको अगर हम सम अप करें तो ये 8,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000, तो ये 26,000 बनता है। तो 6,000 की डेफिशिएंसी है, कमी है फंड्स के अंदर। इसी तरह से ईयर टू में बात करें तो ईयर टू में तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए जो टोटल फंड्स रिक्वायर्ड है वो 19,000 है, जबकि कंपनी के पास 16,000 के फंड्स अवेलेबल है। इसका मतलब इन बोथ ईयर्स लैक ऑफ फंडिंग फेस कर रही है कंपनी, जिसकी वजह से वो ऑल 3 प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। सो उसको सिलेक्ट करने होंगे, चॉइस करनी होंगी, कोई से 2 प्रोजेक्ट वो चूज़ कर लेगी और थर्ड प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाएगा, उसे फाइनेंस नहीं किया जाएगा। अब ये चीज़ सिलेक्शन जो है ये 2 चीज़ों पे बेस करती है, डिपेंड करती है। नंबर 1 कि आपके जो पास फंड्स अवेलेबल हैं इन बोथ ईयर्स, क्या कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए वो सफिशेंट हैं। सेकंड, हम इसमें हमारा टारगेट क्या है। टारगेट हमारा यहाँ पे है नेट प्रेजेंट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमम एनपीवी अचीव करना। तो ये टारगेट हम अचीव कर सकते हैं, करना है हमने। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये इन 2 ग्राउंड्स पे कि हमारे पास क्या फंड्स दोनों साल में सफिशिएंट अवेलेबल हैं, किन 2 प्रोजेक्ट्स के लिए सफिशिएंटली अवेलेबल हैं, और किन 2 प्रोजेक्ट से हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइज होगी। इन चीज़ों को देखते हुए हम कोई से 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इनमें से कोई 2 प्रोजेक्ट्स चूँकि चूज़ कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे इसमें इसके लिए सिलेक्शन है चूँकि, तो बाइनरी वेरिएबल हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। हमारा पहला बाइनरी वेरिएबल हम ले लेते हैं जी एक्स एक बाइनरी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। एक्स की वैल्यू 1 होगी अगर हम कैटालिटिक कन्वर्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी अगर हम इसमें फंडिंग नहीं करते हैं, इसको चूज़ नहीं करते हैं।
सिमिलरली वेरिएबल वाई है, उसकी वैल्यू 1 और 0 होगी, वाई की वैल्यू 1 होगी अगर हम सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर उसे हम ड्रॉप कर देंगे तो वाई की वैल्यू 0 काउंट की जाएगी। सिमिलरली तीसरा हमारा वेरिएबल जी थर्ड के लिए, थर्ड हमारा प्रोजेक्ट था वेयर हाउस एक्सपेंशन। तो वेयर हाउस एक्सपेंशन में अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, फंडिंग नहीं करते हैं, इसको ड्रॉप कर देते हैं, तो जी की वैल्यू 0 होगी। तो इस लिहाज से हमारे पास कैटालिटिक कन्वर्टर 25,000 उसकी एनपीवी थी, और उसके साथ अगर हम एक्स को अटैच कर दें तो ये बता देगा, ये आपके पास एक आउटपुट आ जाएगी कि एक्स की वैल्यू पे डिपेंडेंट होगी 25,000 की वैल्यू। अगर एक्स की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर 25,000 आ जाएगा एनपीवी का, और अगर एक्स की जगह हम 0 सपोज करेंगे, 0 पुट कर देंगे, यानी कि अगर हम कैटालिटिक कन्वर्टर को ड्रॉप कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 जब 25,000 से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू भी 0 बन जाएगी, क्योंकि हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं, उसको चूज नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली सॉफ्टवेयर के लिए हमने वेरिएबल वाई को यूज़ किया है, तो लिहाजा उसकी जो एनपीवी है वो आ जाएगी 18,000 वाई। अगेन वाई की वैल्यू 0 या 1 है चूंकि, तो उसी हिसाब से अगर 0 होगी तो ये 18,000 0 बन जाएगा, और 1 की सूरत में ये 18,000 आ जाएगा। इन सिमिलरली जी जो है हमारे पास वेयर हाउस एक्सपेंशन, उसको ये एनपीवी हमारे पास 32,000 जी बन जाएगी, और वही उसी तरह से उसकी वैल्यू जो है हमारे पास 0 और 1 की बेस पर, और तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो चूंकि हम यहाँ पे तीनों को फंड्स नहीं कर सकते हैं, तो किसी दो को फंड करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स वाई जी में से कोई दो वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी और तीसरे की 0 होगी। अब ये हमें यहाँ पे आगे चल के पता चलेगा कि किसकी वैल्यू 0 होगी और कौन से दो वेरिएबल्स की वैल्यू 1 होगी, कौन से दो प्रोजेक्ट्स हम चूज करेंगे फाइनली, और कौन से दो ड्रॉप कर देंगे, ये हमें बात का पता चलेगा इसके बाद। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनपीवी के बाद इसके कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं। कंस्ट्रेंट्स में हम देखते हैं हमारे पास है 2 ईयर्स की, चूंकि इसमें इन्वेस्टमेंट है तो इसके दो कंस्ट्रेंट्स बनेंगे। पहला कंस्ट्रेंट इसका बन जाएगा 8,000x, अगेन x की वैल्यू है 0 और 1 डिपेंडेंट है, x अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट काउंट हो जाएगी। तो ये 8,000x प्लस 6,000y प्लस 12,000, ये हमारे पास ईयर 1 का, ये जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं ईयर 1 की तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो ये 8,000, 6,000 और 12,000, और इसकी जो लिमिट है हमारे पास 20,000। तो इस तरह से ये ईयर 1 के हिसाब से ये हमारा ये पहला कंस्ट्रेंट बन गया, लेस देन इक्वल्स टू 20,000। चूंकि कंपनी के पास टोटल 20,000 फंड्स अवेलेबल है, लिहाजा यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन आएगा, ग्रेटर देन का साइन नहीं आएगा। इसी तरह से ईयर 2 में कैटालिटिक कन्वर्टर के लिए 7,000 की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो इसका कंस्ट्रेंट में आ जाएगा 7,000x। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 4,000 रिक्वायर्ड है ईयर 2 में सॉफ्टवेयर के लिए, तो इसका कंस्ट्रेंट हमारे पास बन जाएगा 4,000y। और वेयर हाउस एक्सपेंशन के लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो 8,000 है, ज़्यादा उसका जो हमारे पास कंस्ट्रेंट आ जाएगा वो 8,000 जी हो जाएगा। क्योंकि टोटल जो बजट फंड्स अवेलेबल हैं ईयर 2 के अंदर कंपनी के पास वो 16,000 है मैक्सिमम, तो हमारे पास यहाँ पे ये इसका कंस्ट्रेंट बन जाएगा 7,000x प्लस 4,000y प्लस 8,000 जी लेस देन इक्वल्स टू 16,000। तो ये था स्टूडेंट्स इसका एलपी मॉडल या मैथमेटिकल मॉडल। अब हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में अपने हमारे पास जितने वेरिएबल्स हैं उनको आपने एक टेबल उनका बना लेना है। यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे एक्स वाई एंड जी, तो हमने उनको एक्स वाई और जी को टेबल में लिख लिया। साथ में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था एनपीवी, नेक्स्ट कॉलम हमने उसका बना लिया, और दो कंस्ट्रेंट्स थे तो दो कॉलम कंस्ट्रेंट्स के बन गए ईयर 1 एंड ईयर 2 में। ईयर 1 में 20,000 फंड्स अवेलेबल हैं, वो लिख दिया हमने यहाँ पर। ईयर 2 में हमारे पास जो फंड्स हैं वो 16,000 अवेलेबल हैं, तो ईयर 2 का ये 16,000 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हमने चूंकि 3 में से 2 प्रोजेक्ट्स चूज करने हैं, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम ले लेते हैं कि एक्स और वाई को 1 कर दें, इनको चूज़ कर लें, और जी को ड्रॉप कर दें। एक्स और वाई की वैल्यू 1 और जी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास इसका जो टोटल आ जाएगा एनपीवी का वो 25 प्लस 18,000, तो ये 43,000 बन जाएगा। जबकि ईयर 1 में जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी एक्स वाई की वैल्यू 1 पुट करके और जी की वैल्यू 0 पुट करके, हमारे पास वो 8,000 प्लस 6,000,
तो ये हमारे पास ईयर 1 में 14,000 की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। जबकि ईयर 2 के अंदर इन दोनों प्रोजेक्ट्स में 7 + 4 11,000 के फंड्स रिक्वायर्ड होंगे, तो ईयर 2 में ये 11,000 आ गए। ईयर 1 में 20,000 फंड्स अवेलेबल थे, जबकि हम यूटिलाइज कर रहे हैं 14,000, सो विद इन द लिमिट है। ईयर 2 के अंदर भी हमारे पास 16,000 के फंड्स अवेलेबल थे, जबकि हम यूटिलाइज कर रहे हैं 11,000, तो ये भी विद इन द लिमिट है। लिहाजा ये हमारे पास पॉसिबल है ये सोल्यूशन कि एक्स और वाई को चूज़ करें, तो हमारे पास NPV 43 आएगा और इनके जो फंड्स हैं वो अवेलेबल है। सिमिलरली सेकंड हमारे पास चॉइस बनती है कि हम एक्स को सिलेक्ट कर लें और जी को सिलेक्ट कर लें, जबकि वाई को हम यहाँ पे ड्रॉप कर दें, यानी कि एक्स और जी की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू को 0 कर दें। अब ये तीनों वैल्यूज़ हम NPV ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दें। एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे 25,000 आ जाएगा, वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जी की वैल्यू 1 पुट करेंगे 32,000 आ जाएगा, तो टोटल NPV आ जाएगी 25,000 प्लस 32,000, ये बन जाएगा 57,000। इसी तरह से ये एक्स की और जी की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं कंस्ट्रेंट्स के अंदर। फर्स्ट ईयर कंस्ट्रेंट में पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा फंड्स 8,000 आ जाएंगे, वाई की वैल्यू 0 पुट करने से 0 हो जाएगा और जी की वैल्यू पुट करने से 12,000 फंड रिक्वायर्ड होंगे। तो 8,000 एक्स प्रोजेक्ट के यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर के लिए और 12,000 वेयर हाउस एक्सपेंशन के लिए, तो ये टोटल 20,000 फंड्स रिक्वायर्ड हैं और हमारे पास 20,000 ही अवेलेबल हैं। सो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि हम इन दोनों को चूज़ कर सकते हैं। ईयर 2 के अंदर एक्स की वैल्यू 1 पुट करें तो ये 7,000 फंड्स आ जाएंगे कैटालिटिक कन्वर्टर के, वाई की वैल्यू 0 पुट करने से ये 0 आ जाएगा नॉट रिक्वायर्ड, और जी की वैल्यू 1 पुट करने से 8,000, 7 + 8 15,000, तो 15,000 के फंड्स हमारे पास हमें चाहिए ईयर 2 में, जबकि हमारे पास 16,000 अवेलेबल हैं। सो ये यहाँ पर भी कोई कंडीशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी इजीली पॉसिबल है। थर्ड हमारे पास चॉइस कि हम एक्स को ड्रॉप कर दें, वाई और जी दोनों को सिलेक्ट कर लें, तो हमारे पास वाई और जी की वैल्यूज़ 1 आ जाएंगी, जबकि एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यही वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 0 पुट करने से ये 25,000 इंटू 0 0 हो जाएगा, 18,000 वाई की वैल्यू 1 पुट करने से ये 18,000 NPV आ जाएगी सॉफ्टवेयर से, और 32,000 ये NPV बन जाएगा वेयर हाउस एक्सपेंशन का, तो ये टोटल हो जाएगा 18 + 32 50,000, तो ये NPV हमारी 50,000 बनती है। ईयर 1 में इसी तरह से 18,000 फंड्स रिक्वायर्ड हैं, जबकि 20,000 अवेलेबल हैं, सफिशिएंट फंड्स हैं। ईयर 2 में 12,000 फंड्स रिक्वायर्ड हैं, 16,000 अवेलेबल हैं, तो ये भी सफिशिएंट फंड्स हैं। सो इसका मतलब हमारे पास फंड्स के हवाले से अगर हम 2 प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं तो कोई कंस्ट्रेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ NPV, और NPV हमारे पास जो मैक्सिमम आया है वो है 57,000। सो इसका मतलब ये होगा कि हम ये वाली ऑप्शन चूज़ करेंगे कि इसमें एक्स और जी को सिलेक्ट कर लें, जबकि वाई को ड्रॉप कर दें। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 1। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैक्सिमम NPV 57,000 अवेल की जा सकती है, अचीव की जा सकती है। तो हम इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख देंगे, मैक्सिमम NPV of 57,000 can be achieved by investing in catalytic converter and warehouse expansion. ओके, इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। रियल स्टेट डेवलपर इज कंसिडरिंग 3 पॉसिबल प्रोजेक्ट्स। 3 प्रोजेक्ट्स हैं रियल स्टेट डेवलपर के पास। एक अपार्टमेंट है जिसकी NPV 18 है, ईयर 1 में
50,000 की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ईयर 2 में 30,000 की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। सेकंड प्रोजेक्ट है जो इसके सामने शॉपिंग सेंटर, जिसकी एनपीवी 15,000 है, 30,000 और 20,000 2 ईयर्स में रिक्वायर्ड है फंडिंग के लिए, इन फाइनेंसिंग के लिए। और थर्ड प्रोजेक्ट है मिनी वेयर हाउस, जिसके एनपीवी है 14,000 और इसमें ईयर 1 में 20,000 और ईयर 2 में भी 20,000 का फाइनेंस रिक्वायर्ड है। कंपनी के पास टोटल 80,000 ईयर 1 में अवेलेबल हैं, जबकि ईयर 2 में कंपनी के पास 50,000 के फंड्स हैं, जबकि कंपनी को ईयर 1 में 40 प्लस 30 प्लस 20 90,000 के फंड्स रिक्वायर्ड हैं, जबकि उसके पास 80,000 के फंड्स अवेलेबल हैं। सो इनसफिशिएंट फंड्स है ईयर 1 में। इसी तरह ईयर 2 में 30 प्लस 20 प्लस 20 70,000 के फंड्स रिक्वायर्ड हैं, जबकि कंपनी के पास सिर्फ 50,000 फंड्स अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर भी फंड्स इनसफिशिएंट हैं। सो दैट्स वाई रियल एस्टेट डेवलपर जो है उससे इनमें से कोई 2 प्रोजेक्ट्स चूज़ करने होंगे। चूँकि कोई 2 प्रोजेक्ट्स चूज़ करने हैं, सो इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ बाइनरी वेरिएबल या 0-1 प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हमारा टास्क, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है, इसमें हमने इसका इंटीजर प्रोग्रामिंग मॉडल इसका डेवलप करना है, यानी कि एलपी मॉडल इसका बनाना है, और सेकेंडली हमने इसको फिर सॉल्व करना है। सो इसको एलपी मॉडल बनाने के लिए हम सबसे पहला स्टेप हमारा क्या, हम इसके वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। जब भी कोई मैथमेटिकल मॉडल बनाना होगा, एलपी मॉडल बनाना होगा, तो उसका पहला स्टेप होता है वेरिएबल डिफाइन करें। सेकंड स्टेप है कि उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएं, और थर्ड हमारा कंस्ट्रेंट्स का होता है। तो उसको फॉलो करते हुए हम इसके वेरिएबल डिफाइन करते हैं। चूँकि 3 प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं। एक हम कहते हैं ये एक्स वेरिएबल हम ले लेते हैं, बाइनरी टाइप का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 1 या 0 हो सकती है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपार्टमेंट्स को। तो एक्स की वैल्यू 1 होगी अगर हम ये फंडिंग करेंगे, अपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर हम शॉपिंग सेंटर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वाई हमारा वेरिएबल, उसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर शॉपिंग सेंटर जो है उसका वो फिजिबल नहीं है तो वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। सिमिलरली जी जो है वो मिनी वेयर हाउस के अबाउट हमने डिसीजन मेकिंग करनी है कि वेदर हमने इन्वेस्टमेंट मिनी वेयर हाउस में करनी है या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी 0 या 1। तो अब पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए। अब सेकंड स्टेप, हमने इसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना है। अब यहाँ पे हमें एनपीवी इसकी हमें गिवन थी अपार्टमेंट्स की, यानी कि एक्स जिसे हम डिनोट कर रहे हैं 18,000, तो ये 18x आ जाएगा। एनपीवी आ जाएगी अपार्टमेंट की 15,000, शॉपिंग सेंटर की एनपीवी थी, तो इसका हमारे पास कंस्ट्रेंट आ जाएगा प्लस 15,000 वाई, एंड 14,000 था मिनी वेयर हाउस की एनपीवी, तो ये प्लस 14Z। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं फिगर्स जो हैं वो 1000 के अंदर है, और 1000 के जो 3 जीरोज हैं वो स्किप कर दिए गए हैं यहाँ पे, इसलिए 18, 15 एंड 14 लिखा है। जबकि ये फिगर्स जो हैं जब इनको फाइनली हम कहेंगे तो ये 1000 लिखेंगे। ईयर 1 के जो फंड्स अवेलेबल हमारे पास 40,000 ऑफ फंड्स हैं मिनी अपार्टमेंट के लिए, और 30,000 है शॉपिंग सेंटर के लिए, और 20,000 है मिनी वेयर हाउस के लिए। तो इसका ये कंस्ट्रेंट बन गया 40x प्लस 30y प्लस 20z। यहाँ पे हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल हैं वो 80,000 है। क्योंकि फिगर्स जो हमने ऊपर लिखी हैं सारी थाउजेंड्स में हैं, यानी कि 3 जीरो जो इसमें से स्किप किए हुए हैं, तो 80,000 में से 3 जीरो स्किप करेंगे तो हमारे पास ये फिगर आ जाएगी 80। तो इसका ये कंस्ट्रेंट बन गया। ये चूँकि मैक्सिमम फंड्स अवेलेबल हैं ईयर 1 के, तो ये 40x प्लस 30y प्लस 20z लेस देन इक्वल्स टू 80 का कंस्ट्रेंट बन गया। सिमिलरली ईयर 2 के जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो 30,000 है अपार्टमेंट के लिए, 20,000 शॉपिंग सेंटर के लिए, और 20,000 मिनी वेयर हाउस के लिए। तो इसका ये कंस्ट्रेंट बन जाएगा 30x प्लस 20y प्लस 20z। और चूँकि फंड्स जो अवेलेबल है हमारे पास ईयर 2 के अंदर वो 50,000 है, अगेन इसमें 3 जीरो स्किप करेंगे
तो हमारे पास ये आ जाएगा 50। सो ये लेस देन इक्वल टू 50 का कंस्ट्रेंट बन गया। अगेन चूँकि ये फंड्स हमारे पास मैक्सिमम इतनी अमाउंट अवेलेबल है, लिहाजा यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन आएगा। तो ये हमारा स्टूडेंट्स बन गया इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन या एलपी मॉडल कह लें, जिसमें हमने ये वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने लिखा है, और फिर उसके बाद उसके ये दो कंस्ट्रेंट्स आ गए ईयर 1 और ईयर 2 के हवाले से। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर भी हम इसका टेबल बना लेते हैं। हमारे पास तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई एंड जी, तीनों वेरिएबल्स लिख लेंगे, और उसके बाद एनपी भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और फिर दो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास ईयर 1 ईयर 2, और ईयर 1 में हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल हैं वो 80 और ईयर 2 में 50 अवेलेबल है। अब सेम दो प्रोजेक्ट्स हमें चूज़ करनी है, तो हमारे पास ऑप्शन वो तीन ऑप्शन बन सकती हैं। पहली ऑप्शन हमारे पास x की वैल्यू 1 चूज़ करें, y की वैल्यू 1 चूज़ करें, और z को ड्रॉप कर दें, यानी कि उसकी वैल्यू 0 ले लें। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x y की वैल्यू 1 पुट करते हुए और z की वैल्यू 0 पुट करते हुए ये बन जाएगा 18। x की जगह 1 आ जाएगा, तो 18 इंटू 1 18, प्लस 15 इंटू 1 15, प्लस 14 इंटू 0 0। तो ये 18 प्लस 15 प्लस 0, तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, इसका एनपीवी बन जाएगी 33। और जो ईयर 1 के फंड्स हमें चाहिए हैं वो हमारे पास है जी ईयर 1 में 70,000 फंड्स रिक्वायर्ड हैं। एक्स और वाई यानी कि पहले दो प्रोजेक्ट्स हमारे जो हैं अपार्टमेंट्स में और शॉपिंग सेंटर में, अपार्टमेंट में 40,000 और शॉपिंग सेंटर में 30,000, ये टोटल 70,000 फंड्स रिक्वायर्ड हैं, जबकि अवेलेबल हमारे पास हैं 80,000। इसी तरह से ईयर 2 के अंदर हमारे पास 30,000 चाहिए अपार्टमेंट के लिए और 20,000 शॉपिंग सेंटर के लिए, तो ये टोटल 50,000 के फंड्स रिक्वायर्ड है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 50, तो 50 ही अवेलेबल है, लिहाजा ये विद इन द लिमिट है। सो ये हमारा आ गया अगर हम एक्स और वाई को चूज़ करते हैं। तो दूसरा हमारे पास अगर हम एक्स और जी को चूज़ करें, एक्स 1 हो जाएगा, जी 1 हो जाएगा, और वाई की वैल्यू सूरत में 0 आ जाएगी। अब एक्स और जी को 1 पुट करेंगे तो 18 इंटू 1 18 आ जाएगा, 15 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 14 इंटू 1 14 आ जाएगा, और 18 प्लस 14 ये हमारे पास आ जाएगा 32। तो ये एनपी भी हमारे पास आ जाएगी इस सूरत में 32,000। ईयर 1 में जो फंड रिक्वायर्ड होंगे वो फंड्स हमारे पास आ जाएंगे 40,000 ईयर 1 में हमारे पास चाहिए हैं। ईयर 3 के अंदर हमारे पास 20,000 चाहिए, 40 प्लस 20 तो ये 60,000 बन जाएगा। इसी तरह से ईयर 2 के अंदर 30 प्लस 20 ये 50,000 चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया ईयर 1 के फंड्स हैं जी 60,000 और ईयर 2 के फंड्स हैं 50,000। तो दोनों फंड जो हमारे पास विद इन द लिमिट है, इसमें कोई इशू नहीं है। सिमिलरली ईयर 3 के बाद थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास एक्स को हम ड्रॉप कर देते हैं, वाई और जी को हम सेलेक्ट करते हैं, तो वाई और जी की वैल्यू 1 आ जाएगी, जबकि हमारे पास एक्स को 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स की वैल्यू 0, वाई और जी को 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास ये इसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो 15 प्लस 14 29,000 बनेगी, जबकि ईयर 1 में जो फंड्स रिक्वायर्ड होंगे वो 50,000 और ईयर 2 में 40,000। तो स्टूडेंट इन एनी केस यहाँ पे फंड्स जो अवेलेबल हैं और जो रिक्वायर्ड हैं वो विद इन द लिमिट है, लिहाजा हमारे पास हम एनपीवी पे डिसाइड करेंगे कि हमने तीनों में से कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना है, और मैक्सिमम एनपीवी हमारे पास जो है वो 33 है। सो इसका मतलब ये है कि हमें ये फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 और जी को ड्रॉप कर दिया जाए। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो मैक्सिमम एनपीवी 30 आ जाएगी, तो वो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख सकते हैं a maximum NPV of 33,000 can be achieved by investing in first one हमारे अपार्टमेंट्स,
अपार्टमेंट्स, एंड सेकंड वन हमारे पास था जी शॉपिंग सेंटर। तो शॉपिंग सेंटर में और अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हुए हम यहाँ पे ये अपना मैक्सिमाइज कर सकेंगे अपने एनपीवी को। तो होपफुली आपको ये बात, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसमें जो पॉसिबिलिटी हो सकती है एक, जो यहाँ पे इसमें अभी भी दोनों क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, सपोज हमारे पास, मैं यहाँ पे ये थोड़ी सी अमेंडमेंट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, कि हमारे पास यहाँ पर जो ईयर 2 के अंदर फंड्स हैं वो हमारे पास इंस्टेड ऑफ 50,000 जो हमें गिवन था वो 50,000 नहीं है बल्कि 40,000 है। तो अगर हमारे पास फंड जो है वो 40,000 होंगे ईयर 2 के अंदर, तो ऐसी सूरत में हमारे पास यहाँ पे ये 40 आ जाएगा, और फिर ये पहले दो ऑप्शन जो हैं ये हमारी जो है क्रॉस हो जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे ये 50,000 फंड्स ईयर 2 में रिक्वायर्ड हैं जबकि हमारे पास 40,000 है, लिहाजा ये ऑप्शन जो है ये ऑब्सलीट हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। इसी तरह से ईयर 2 में भी फंड्स जो है वो 50,000 रिक्वायर्ड है, हमारे पास 40,000 कंपनी के पास हैं, लिहाजा ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगी। तो हमारे पास आखिरी एक ही चॉइस बचेगी कि हम वाई और जी को सिलेक्ट करें, एक्स को ड्रॉप कर दें, और ऐसी सूरत में एनपीवी जो है वो 29 होगा। लेकिन ये उस सूरत में जब आपके पास ईयर 2 में फंड्स 40,000 हो, 50,000 ना हो। तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो फंड्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, वो भी आपकी चॉइस को, ऑप्शन को, सोल्यूशन को जो है वो लिमिटाइज कर सकते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन इससे पहले थे उसमें हमारे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो फंड्स हैं वो सफिशेंट थे किसी भी ऑप्शन में, किसी भी चॉइस के लिए, लिहाजा यहाँ पे जो फैसला हमने उनमें किया था वो एनपीवी की ही बेस पर किया था। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन ये एक सेलुलर कंपनी है जो कि कवरेज देने के लिए अपने नेटवर्क की कुछ टावर्स इंस्टॉल करना चाह रही है। उसका प्लान है कि वो मैक्सिमम 6 टावर्स इंस्टॉल कर सकती है, और उसके लिए उसने लोकेशन जो है वो डिसाइड की हुई है। वो लोकेशन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 के नाम से उसने आइडेंटिफाई की हैं, और इन लोकेशंस पे टावर इंस्टॉल करते हुए जिन रीजन्स को कवर किया जा सकता है वो एरियाज गिवन है। टावर 1 जो है वो एरिया A, B एंड D को कवर करता है। टावर 2 जो है वो B, C एंड G को एरिया को कवर करता है। टावर 3 C, D, E एंड F एरिया को कवर करता है। इसी तरह से हमारे पास टावर 6 जो है वो A, D एंड F एरिया को कवर करता है। यहाँ पर भी हमारा टास्क हमें ये दिया हुआ है कि मिनिमाइज द नंबर ऑफ टावर्स। हमने नंबर ऑफ टावर्स को मिनिमाइज करना है। इसका मतलब ये हमने कुछ टावर जो है वो उनको ड्रॉप कर देना, उन लोकेशंस पे टावर इंस्टॉल नहीं करने हैं। तो हम मैक्सिमम कितने टावर इंस्टॉल करके इन तो हमें यहाँ पे डिसाइड ये करना है, देखना ये है कि कितने मैक्सिमम टावर इंस्टॉल करके हम तमाम एरियाज़ को कवर कर सकते हैं, वहाँ पर सिग्नल जो हैं वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो हमने इसका एलपी मॉडल बनाना है, सोल्यूशन देना है। तो एलपी मॉडल बनाने के लिए पहला स्टेप इसके वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। वेरिएबल्स हमने चूँकि डिसाइड करना है अबाउट द लोकेशंस ऑफ टावर्स, तो हमारे पास जो वेरिएबल होंगे वो टावर की लोकेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 6 लोकेशंस हैं, तो यहाँ पे हमारे पास xi be the binary variable having value 1 if the tower is installed and at the ith location, यानी कि x1 टावर जो है वो लोकेशन 1 पे इंस्टॉल किया जाएगा। x2 टावर जो होगा वो ये डिसाइड करेगा कि लोकेशन 2 पे टावर इंस्टॉल होना चाहिए या नहीं। इसी तरह से x6 जो होगा वो ये डिसाइड करेगा कि लोकेशन 6 पे टावर इंस्टॉल होना चाहिए या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x6। अगर 1 आ जाएगी वैल्यू तो वहाँ पे टावर इंस्टॉल होगा, और अगर 0 आएगी तो टावर इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये था हमारे पास इसका वेरिएबल। इसको इस अंदाज में भी लिखा जा सकता है, xi इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 1 होगी इफ़ द टावर एट ith लोकेशन इज इंस्टॉल्ड, और इसकी वैल्यू 0 होगी अगर ith लोकेशन पर टावर इंस्टॉल नहीं किया जाता। उसके बाद हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ऑब्जेक्टिव ऊपर जैसे कि ये मेंशन है क्वेश्चन के अंदर कि इसको हमने नंबर ऑफ टावर्स को मिनिमाइज करना है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा वो बनेगा
मिनिमाइज द नंबर ऑफ टावर्स इंस्टॉल्ड, और ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, इनमें से जिस चीज़ की वैल्यू 1 आएगी उनको सम अप करेंगे तो नंबर ऑफ टावर्स आ जाएंगे जो कि इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं इसके कंस्ट्रेंट्स की तरफ। इसके कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास हम चूँकि तमाम एरियाज़ को, जियोग्राफिकल एरियाज़ जो हैं उनको कवर करना है, सर्विसेज उसमें प्रोवाइड करनी है, तो उसको हमने लिस्ट आउट कर लिया। एरिया ए जो है उसको वो टावर 1 की रेंज में आता है और टावर 6 की रेंज में आता है। यहाँ से हम टेबल से देख सकते हैं एरिया 1 जो है, ये एरिया 1, इसके रेंज में एक यहाँ पे ए, अगर हम टावर एरिया को कवर करना है तो वो टावर 1 की रेंज में है, और दूसरा ये टावर 6 की रेंज में है। इसी तरह से अगर हम एरिया बी की बात करें तो एरिया बी एक तो टावर 1 की रेंज में आता है, टावर 2 की रेंज में आता है, तो ये 1 और 2 हमारे पास ये टावर्स आ गए। ये अगर हम टावर्स इंस्टॉल करते हैं तो एरिया बी कवर हो जाएगा। सिमिलरली एरिया सी के लिए हमारे पास टावर 2, टावर 3, ये दो है हमारे पास 2 और 3, ये एरिया सी को कवर करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये सी, डी, ई, एफ, जी और एच तक ये तमाम टावर्स जो है उनके सामने, एरियाज़ के सामने टावर्स जो है उनको लिस्ट आउट कर दिया गया है। डी जो है उसको 1, 3 और 6 ये 3 टावर्स कवर करते हैं। एरिया ई को 3, 4, 5 ये कवर करते हैं। एफ को टावर 3, 4 और 6 ये कवर करते हैं, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये फैसला करना है कि सबसे पहले किस टावर को इंस्टॉल करें। तो डेफिनेटली जो टावर सबसे ज़्यादा एरियाज़ को कवर करेगा उसको प्रायोरिटी पे इंस्टॉल होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे टावर 3 टू बी सी को कवर करता है, डी एरिया को कवर करता है, ई और एफ एरिया को कवर करता है। तो जो टावर 3 है ये 4 एरियाज़ को कवर करता है। सो इस टावर 3 को प्रायोरिटी पे, टॉप प्रायोरिटी पे या फर्स्ट नंबर पे इसको इंस्टॉल होना चाहिए। जब ये टावर इंस्टॉल हो जाएगा तो ये 4 एरियाज़ जो ये कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मज़ीद टावर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास एरिया ए एंड बी, इसके अंदर हमें फैसिलिटी देनी है, इनको कवर करना है। तो इनको कवर करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे पास इनमें ये 1 जो है ये दोनों को कवर कर रहा है। इसी तरह से जी एंड एच एरियाज रहते हैं, ये ए, बी, जी एंड एच, इनमें ए बी जो है वो टावर 1 से कवर हो जाता है और जी एच जो है ये टावर 5 से कवर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर टावर 1, टावर 3 और टावर 5 को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास ऑल 8 एरियाज जो हैं वो कवर हो जाते हैं। लिहाजा हमारे पास यहाँ पे ये 3 टावर्स हमने इंस्टॉल करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है बात यहाँ पे, ये तो सोल्यूशन की बात हो गई कि कौन कौन से टावर्स इंस्टॉल होने चाहिए, वो हम यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं। टावर्स टू बी इंस्टॉल्ड, वो हमारे पास है। ये एक टावर नंबर 1 हमने निकाला है, आइडेंटिफाई किया है। दूसरा हमने आइडेंटिफाई किया जी टावर नंबर 3 जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए, और तीसरा हमारे पास जो है टावर 5 इंस्टॉल होना चाहिए। ये 3 टावर इंस्टॉल होने चाहिए। अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने बना लिया था, वेरिएबल डिफाइन कर लिए थे, लास्ट इसका पार्ट रह गया था एलपी मॉडल में कि कंस्ट्रेंट्स हमने इसके जो बनाने थे। तो कंस्ट्रेंट्स बनाने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आसान सा काम, इस तरीके से जो हमने यहाँ पे इसको टेबल बना लिया था, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एरिया को कवर करने के लिए टावर 1 और 6 ये इंस्टॉल करने हैं। तो हमारे पास आ गया x1 प्लस x6। किसी भी एरिया में कवरेज देने के लिए कम से कम उसके अंदर एक टावर मस्ट इंस्टॉल होना चाहिए। अगर एक भी टावर इंस्टॉल नहीं होगा तो वहाँ पे कवरेज नहीं मिलेगी। तो एटलीस्ट 1 टावर इंस्टॉल होना चाहिए ईच एरिया को कवर करने के लिए। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आ गया और साथ में 1 आ गया। इसी तरह से एरिया बी को कवर करने के लिए टावर 1 और 2 ये इंस्टॉल होने हैं। तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड सो ऑन। डी एरिया के लिए ये 3 टावर्स हैं, इनमें से कोई एक टावर मस्ट इंस्टॉल होना चाहिए।
तो ये आपके पास x1 प्लस x3 प्लस x6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। हर एक के अंदर चूंकि हर एरिया में एक एक टावर मस्ट है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आएगा। राइट हैंड साइड सबकी सेम होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे जो टावर्स वहाँ पे उस एरिया में आते हैं उन वो डिसाइड करेंगे उनमें से कौन सा इंस्टॉल होगा। तो ये था हमारा एलपी मॉडल और इसका ये सोल्यूशन। x1 की वैल्यू 1 है, इसको हम यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू x1 इज इक्वल्स टू 1 होगा। उसके बाद x2 हमारे पास 0 आ जाएगा। x3 उसकी वैल्यू भी 1 होगी। x3 इक्वल टू 1। x4 की वैल्यू 0 होगी और x5 की वैल्यू 1। x6 की वैल्यू 0। इस तरह से नंबर ऑफ टावर्स इनको x1 x2 x3 की वैल्यूज अगर हम ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दें तो हमारे पास ये नंबर ऑफ टावर्स 3 आ जाएंगे। सो 3 टावर्स जो हैं ये इंस्टॉल होने चाहिए और इसके कौन कौन से टावर्स इंस्टॉल होने चाहिए वो हमारे पास यहाँ पे आ गया कि x1 x3 और x5 टावर्स को इंस्टॉल होना चाहिए और x2 x4 और x6 टावर्स को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें हमने डिफरेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हमें यहाँ पे गिवन है टेबल में और इसी तरह से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी गिवन है। जो टोटल कंपनी के पास फंड्स अवेलेबल हैं वो 300,000 है, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो फंड्स रिक्वायर्ड है वो अगर हम इन सब को जो कॉस्ट हमारे पास इन सब को कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इसकी फिगर निकल आएगी जो कि आ जाएगी 60 + 50 110 हो जाएगी। 110 + 82 192 आ जाएगा। 192 + 103 ये 205 आ जाएगा। 192 295 हो जाएगा। 295 + 50 245 245 और ये 41 आपके पास आ जाएगा 286 286 + 80 तो ये 300 समथिंग, ये 300 से ज़्यादा हो गया। सो इसका मतलब हम यहाँ पे ऑल प्रोजेक्ट्स जो हमारे पास हैं लिस्ट में उन सब में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सो हमें सेलेक्ट करने होंगे तो सिलेक्शन आ गई तो इसका मतलब ये बाइनरी वेरिएबल प्रॉब्लम बन गया, 0-1 इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन गया। अब हमने इसके वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं तो वेरिएबल्स हमारे पास आ गए जी x1 x2 x3 अप टू x8। x1 हम यहाँ पे आ जाएगा लोकेशन क्लिफ्टन के लिए, x2 आ जाएगा माउंट बर्न के लिए, इसी तरह माउंट एडम्स के लिए x3, एम्बरले उसके लिए x4 एंड सो ऑन। हमारे पास सीडन पार्क के लिए आ जाएगा x8 वेरिएबल। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स आ जाएंगे और इनकी वैल्यू 0 या 1 होगी। 1 होगी तो इन वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे, और अगर 0 वैल्यू होगी तो इसका मतलब उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। उसके बाद इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जिसको हम मैक्सिमाइज़ करना चाहेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अगर हम इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट वन को, क्लिफ्टन प्रोजेक्ट को, तो इसका मतलब इसमें हमें 5000 का प्रॉफिट होगा तो ये इसका आ जाएगा 5000 x1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आसानी के लिए चूँकि तमाम फिगर्स के अंदर आप देख सकते हैं 3 ज़ीरोज़ तमाम प्रॉफिट्स में भी और इन्वेस्टमेंट में भी कॉमन है, हर एक के अंदर है, तो वो 3 फिगर्स जो है स्किप कर दी और उसको अलहदा से लिख लिया जाएगा कि यहाँ पे ये फिगर्स जो हैं वो थाउजेंड्स में हैं। तो हमारे पास ये आसानी से हमारे पास ये बन जाएगा 5x। 5000 को हम लिख सकते हैं 5, 6000 को 6, तो ये 5x1 + 6x2 + 10x3 एंड सो ऑन अप टू 10x8। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया और कंस्ट्रेंट एक ही कंस्ट्रेंट है इसके अंदर, वो बन जाएगा 60x1 + 50x2 + 82x3 एंड सो ऑन अप टू 69x8। और चूंकि हमारे पास जो फंड्स इसमें हमें मेंशन है वो 300,000 है तो लेस देन इक्वल्स टू 300,000 ये इसका एलपी मॉडल आ गया।
इसका सोल्यूशन थोड़ा सा ट्रिकी है, चूँकि इसमें एक ही कंस्ट्रेंट है और नंबर ऑफ़ वेरिएबल ज़्यादा है, तो लिहाजा यहाँ पे इसको यहाँ पे स्किप किया जाता है।